दोस्तों, कहानी के तीसरे भाग में आपने पढ़ा। सुरेश सोच रहा था कि कुछ ही देर बाद रजनी को पता चल ही जाएगा कि राहुल पड़ोस वाले गुप्ता जी के घर पर सो रहा था। फिर पता नहीं उसके मन मस्तिष्क पर क्या गुजरेगी। उसे तो घर के सारे रिश्तेदार और पुरुष गलत ही नजर आने लगेंगे। वो सभी को देखकर यही सोचने लगेगी कि उसके साथ ना जाने किसने वो सब किया। ऐसे में तो वो किसी से भी नजरें नहीं मिला पाएगी। ऐसा सोचकर सुरेश खुद परेशान हो गया, क्योंकि वह रजनी को ऐसी बदहवास हालत में नहीं देख सकता था। वो सोचने लगा, ऐसे तो इस बेचारी का ना जाने क्या हाल हो जाएगा। अब जल्द से जल्द सुरेश किसी निर्णय पर पहुंचना चाहता था। तो जल्दी जल्दी चाय पीकर उसने रजनी को आवाज लगाई। आई पापा, वो बोली और आकर सुरेश के सामने खड़ी हो गई। बेटा, जरा राहुल को फोन तो लगाकर उसे बुला, मुझे उससे कुछ काम है। वो कल रात बगल वाले गुप्ता जी के यहाँ सारे रिश्तेदारों के साथ सो रहा था। सुरेश की बात सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग उड़ गया और अब वो परेशान और घबराई सी लगने लगी। अभी बुलाती हूँ, वो बोली और तेज तेज कदमों से चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई। सुरेश का उद्देश्य अब पूरा हो गया था। उसने सोचा, देर सवेर तो रजनी को ये बात पता चलनी ही थी कि उसका पति राहुल गुप्ता जी के घर पर था। अब फिर जो भी हुआ था, रजनी को यह समझने में कितनी देर लगती। सुरेश दोपहर लंच तक रजनी के हाव भाव देखता रहा। उसने देखा, रजनी के चेहरे पर भय, चिंता और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। रजनी की स्थिति को सुरेश अच्छे से समझ रहा था। सुरेश जानता था कि रजनी को सिर्फ यही चिंता सता जा रही होगी कि इतने रिश्तेदारों के बीच में वो कौन हो सकता था। अब रजनी को हमेशा यही डर सताता रहेगा कि जिंदगी के किस मोड़ पर ना जाने कौन उसे ये बात याद दिला देगा और कहेगा, मैं ही हूँ वो सब करने वाला। ये सुनकर तो वो जीते जी मर जाएगी। रजनी की ऐसी दशा देखना सुरेश के लिए भी ठीक नहीं था। सुरेश सोचने लगा कि अगर उसकी यह चिंता दूर न हुई तो ये टेंशन उसका सुख चैन सब छीनकर उसके जीवन में जहर घोल देगा। ये सब बातें सोचकर सुरेश ने रजनी को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। सुरेश जानता था, गलती ना उसकी थी ना रजनी की। जो भी हुआ वो परिस्थितिवश ही हुआ था। यही सब बातें उसने रजनी को बताने और समझाने का सोच लिया। दोपहर लंच के बाद जब सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने लगे थे, सुरेश भी अपने कमरे में चला गया। सुरेश ने मौका ठीक समझा और रजनी को अपने पास बुलाया। वो डरी सहमी हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है रजनी बेटा, तुम किसी बात से परेशान हो क्या? बहुत गहरी चिंता में दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? सुरेश ने बड़े प्यार से उससे पूछा। जी पापा जी, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी थकावट है बस, और कोई बात नहीं। वो बात को टालना चाहती थी। सुरेश ने कहा, देखो बेटा, घबराओ मत, तुम्हारी चिंता का कारण पता है। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। कौन सी चिंता पापा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रजनी बेटा, मुझे सब पता है कि तुम्हें किस बात की टेंशन है। अब कैसे कहूँ इस बात को? देखो बेटा, ध्यान से सुनना। गलती हम दोनों में से किसी की नहीं है, जो भी हुआ अकस्मात ही हुआ। सुरेश ने बताया कि वह रात को सोने के लिए ऊपर वाली कोठरी में गया था। अब उसे क्या पता था कि आधी रात के बाद कोई और वहां आ जाएगा। उसकी बात सुनते ही रजनी ने सर झुका लिया। सुरेश ने फिर बताया उसने बचने का कितना प्रयास किया, लेकिन तुम ही थी जो अपना आपा खो चुकी थी। सुरेश ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। सॉरी पापा, रजनी ने अपनी गलती मान ली। उसने कहा, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। मुझे राहुल ने ही उस कोठरी में बुलाया था, लेकिन वो खुद सबके साथ पार्टी करता रहा, ऊपर गया ही नहीं। मैं ही उससे मिलने को बेचैन थी, इसलिए अपना आपा खो बैठी। उसने सुरेश से फिर माफी मांगी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश ने कहा, लेकिन रजनी बेटा, तुम्हें कम से कम राहुल और किसी दूसरे में फर्क तो पहचानना ही चाहिए था।
पापा जी, शुरू शुरू में तो कोई फर्क नहीं लगा, पर कुछ समय बाद कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया। फिर उस स्टेज पर आकर कोई क्या कर सकता था, तो जो भी हो रहा था वो होने दिया। रजनी ने कहा, पापा जी जब आपने मुझे बताया कि राहुल गुप्ता जी के घर पर है, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने फिर बताया कि वो तभी से चिंता में थी कि पता नहीं वो कौन था, जिसे अनजाने में ही उसने अपने आप को सौंप दिया था। उसने सुरेश को धन्यवाद दिया, आपने अच्छा किया पापा जो आपने सच्चाई बता दी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पापा जी, ईश्वर गवाह है कि इसके पहले राहुल के अलावा किसी ने भी उसे गलत नीयत से छुआ भी नहीं था। उसने बताया वो तन मन से राहुल को ही अपना मानती है और अपने आप को राहुल को ही समर्पित किया था। उसने कहा, पापा जी यकीन कीजिए मैं ऐसी वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। रजनी बोली, आपने तो बहुत कोशिश की थी कि कुछ गलत ना हो, लेकिन मेरी ही मति मारी गई थी। रजनी रुआंसी होकर बोली और सुरेश के कदमों पर सर रखकर रोने लगी, और देखते ही देखते उसका रोना तेज हो गया। रोने की आवाज सुनकर कोई भी आ सकता था। तभी सुरेश बोला, रजनी बेटा कोई बात नहीं, भूल जा उस बात को। सुरेश ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वो रोए जा रही थी। रजनी उसके गले लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। बेटा अब चुप हो जा, देख घर मेहमानों से भरा है, तेरे रोने की आवाज सुनकर कोई भी यहाँ आ सकता है। उसकी बात सुनकर रजनी ने खुद को कंट्रोल किया और उसका सुबकना धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन वो उसके गले लगी रही। सुरेश ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे। रजनी अब चुप हो गई। सुरेश ने उससे कहा, रजनी बेटा तू बहुत अच्छी है, और उसका माथा चूम लिया। कहानी जारी रहेगी।